अस्सलामुअलैकुम। हाउ टू क्लाइंब गूगल रैंकिंग फ्रॉम पेज 2 टू पेज 1। आज इसके मुतालिक बात करते हैं। अगर आपके कुछ आर्टिकल्स, कुछ ब्लॉग, कुछ पेजेस पेज 2 पे आके फंस गए हैं एंड नाउ यू आर वंडरिंग क्या करना है, तो भाई बताएगा ना क्या करना है। मैं अमूमन क्या करता हूँ, अच्छा मैं इस वीडियो को ना 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं तुमसे सारी टेक्निक्स शेयर कर लूँगा जो मुझे सोल्यूशन लगता है, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन है। मैं बहुत गुरु नहीं हूँ, मुझे 10-15 साल नहीं हो गए हैं ऐसी इंडस्ट्री में, बट मैंने अब तक जितना एक्सपीरियंस हासिल किया है बाय बिल्डिंग 5 ब्लॉग्स दैट आई ओन एट द मोमेंट एंड एक मैं सेल कर चुका हूँ, तो उनमें मैंने जितना सीखा है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैं तुम्हारे साथ सारे मेथड्स शेयर कर दूँगा और सेकंड पार्ट के अंदर मैं शेयर करूँगा कि मैं खुद किस टेक्निक के थ्रू चल रहा होता हूँ उन मेथड्स को यूज़ करते हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैं चीज़ देखता हूँ ना कि Ahref के अंदर मैं स्कैन करता हूँ अपने ब्लॉग को और उसमें एक फ़िल्टर लगाता हूँ कि कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि पोजीशन 9 से लेकर पोजीशन 20 तक आके फंस गए। अब उसके बाद मैं उसके कीवर्ड को देखता हूँ कि रॉ कीवर्ड क्या है जिसके ऊपर वो टारगेट कर रहा है वो स्पेसिफिक पेज। अब इस पेज के साथ मैं देखता हूँ कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको पहले मैं कंपेयर करता हूँ ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज़ वर्ड काउंट। क्या उनका वर्ड काउंट मुझसे ज़्यादा है या मुझसे कम है। सबसे पहले मैं ये चीज़ नोटिस करता हूँ। उन्होंने ज़्यादा लिखा है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और अगर उन्होंने मुझसे कम लिखा हुआ है तो मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करूँ, थोड़ा सा समराइज़ करूँ। ठीक है, मोस्टली केसेस में ना, ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोगों ने मुझसे ज़्यादा ही लिखा हुआ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो उसके अंदर मैं स्केल अप कर लेता हूँ, अपग्रेड कर लेता हूँ अपने कंटेंट को, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रीराइट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है CTR। देखो, क्लिक थ्रू रेट मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तुम अपने गूगल रैंक के ऊपर कंपेटिटर को बीट कर सकते हो। इसके पीछे ना मैं तुम्हें जल्दी से गूगल एल्गोरिथम का लॉजिक समझा देता हूँ। गूगल देखता है कि आउट ऑफ 1000 इंप्रेशंस कौन सी सर्च टर्म पे कौन सा वाला URL ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो देखता कैसे है, इस चीज़ को मेजर कैसे करता है भाई? जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा होता है ना, लोग बाय चॉइस सेलेक्ट करते हैं किसी और के टाइटल को और उसके पेज पे जाते हैं, और फिर सेशन टाइम वगैरह बाकी सारी बाद में कहानी आती है। लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि उसने क्लिक किया तुम्हारे लिंक पे नहीं, किसी और के लिंक पे। जैसे अगर तुम सेकंड पोजीशन पे हो और तुम्हारा कॉम्पिटिटर फर्स्ट पोजीशन पे है, तो उसके URL में ऐसा क्या है कि यूज़र्स ज़्यादा उस पर क्लिक कर रहे हैं। तो CTR एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है गूगल की नज़र में। अदर देन अथॉरिटी वगैरह वो सारी अपनी जगह पे है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि CTR से भाई बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि CTR ऑप्टिमाइज्ड मेटा डिस्क्रिप्शन और SEO टाइटल लिखा करो, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अमूमन करता क्या हूँ कि उसके अंदर शुरू में एक नंबर डालता हूँ और बीच में एक पावर फ्रेज डालता हूँ, और कोशिश करता हूँ कीवर्ड्स से पहले या कीवर्ड के बाद मैं कुछ ना कुछ हुक फ्रेज डालूँ जिसके थ्रू एक क्यूरियोसिटी पैदा हो रीडर के अंदर कि यार इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ, इसमें ऐसा क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ है कि 7 चीपेस्ट स्कूटी इन इंडिया या 7 चीपेस्ट स्कूटी इन द वर्ल्ड, अब मैं ये सेम तो नहीं लिख सकता, भले ही मैं चीपेस्ट स्कूटी इन द वर्ल्ड का कीवर्ड को भी टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं अभी आइडियाज रन टाइम पे बनाता हूँ। देखो, मैं कुछ इस किस्म का CTR बनाऊंगा, 7 चीपेस्ट स्कूटीज इन द वर्ल्ड, और आगे मैं क्विकली डालूंगा ब्रैकेट में अंडर $500 या अंडर $399, या तो मैं उसमें प्राइस फैक्टर मेंशन करूंगा, या उसके अलावा क्या हुक फ्रेज हो सकता है, कोई पावर वर्ड लिख दो कि 7 चीपेस्ट स्कूटीज इन द वर्ल्ड दैट आर एक्सट्रीमली पावरफुल, या फिर ब्रैकेट में डाल दो सिर्फ एक्सट्रीमली पावरफुल, या फिर ब्रैकेट में डाल दो यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर। कुछ ना कुछ ऐसा हुक फ्रेज डालो, यू गेट व्हाट आई मीन राइट, कि कुछ ना कुछ ऐसा हुक फ्रेज डालो जिसको देख के ना क्यूरियोसिटी सी यूज़र के दिल में आए और वो तुम्हारे लिंक पे क्लिक करे। इससे होगा क्या, गूगल को सिग्नल जाएगा कि भाई सिंस जो मेरी सेकंड पोजीशन पे या 19th पोजीशन पे URL है उस पर लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो गूगल तुम्हें इवेंचुअली थोड़ा प्रेफर करेगा, ऊपर की तरफ लेके आएगा। तो 2 टिप्स मैं सबसे पहले कवर कर लूँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा वर्ड काउंट और उसकी क्वालिटी भी वर्ड काउंट कंपेयर करते हुए कि उसने ऐसा ज़्यादा क्या लिखा हुआ है, भाई उसने मुझसे एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है और कौन सी चीज़ों को इन डिटेल कवर किया हुआ, तो ये मैं कंपेयर कर लूँगा। दूसरी चीज़ मैं देखूँगा CTR कि मैं SEO टाइटल्स को अपने किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर लूँ कि मुझे ज़्यादा बेहतर वो मिल जाए। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक और टिप देता हूँ, AB टेस्टिंग के थ्रू तुम ये कर सकते हो। Ezoic के अंदर ये ऑप्शन आता है कि तुम SEO टाइटल्स के ऊपर स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हो, तो उसको ट्राई आउट ज़रूर करना, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। और अगर तुम मैनुअली करना चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो। अगर रैंक मैथ या यूज़ कर रहे हो तो लाइक 1 महीने के ये एक टाइटल हुक फ्रेज के साथ चेक कर लो, अगर नहीं इंप्रूवमेंट आ रही CTR के अंदर तो दूसरे महीने कुछ और चेक कर लेना। थर्ड थिंग इज लिंक्स।
अब देखो, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे किसी से बैकलिंक मिल जाए किसी वेबसाइट से, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अब ये कैसे होगा? या तो मैं आउटरीच करूंगा अपने किसी ऐसे ब्लॉग्स के एडमिन्स को ईमेल करूंगा कि आई विल राइट अ गेस्ट पोस्ट फॉर यू वॉट एवर इट इज़, के और फ्री गेस्ट पोस्ट मिलेगा, उनको कंटेंट मिल जाएगा, और मैं अपने उस गेस्ट पोस्ट के थ्रू एक लिंक पॉइंट कर दूंगा इस पोस्ट के ऊपर। लेकिन मैं भी इसकी वायबिलिटी निकालूंगा कि हाउ मच वायबल इट इज़, क्योंकि आउटरीच कैंपेन पे जाना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है, और फिर वो उस लिंक जूस का इतना मुझे बेनिफिट होगा भी कि नहीं, क्या ये मैं कमर्शियल कीवर्ड पे काम कर रहा हूँ या फिर इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, इस बैकलिंक के कैंपेन पे जाने के लिए मेरी ब्लॉग पे अभी क्या वर्थ है, इस किस्म की चीज़ें मैं अपने पास कंसिडर करूँगा। लेकिन बैकलिंकिंग मैं कंसिडर कर सकता हूँ। बैकलिंकिंग के अलावा जो तुम एक फैक्टर कर सकते हो जिसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है, दैट इज़ इंटरनल लिंकिंग। भाई जो जिस कीवर्ड के ऊपर तुम रैंक करना चाह रहे हो ना, उस कीवर्ड के एंकर टेक्स्ट के ऊपर तुम अपने करंट आर्टिकल्स में से इंटरनल लिंक्स बनाना शुरू कर दो, और कोशिश करो उन आर्टिकल्स में से उस आर्टिकल को लिंक दो जो ऑलरेडी इंडेक्स्ड है और अच्छा ट्रैफिक लेके आ रहा है। कुछ है ना उसमें 2-3 पैराग्राफ ऐड कर दो, कुछ इंटर रिलेटेबिलिटी बनाओ, कुछ ना कुछ उसमें ना कनेक्शन बनाओ अच्छे वेल परफॉर्मिंग आर्टिकल्स का और ये वाले आर्टिकल का। तो इससे भी गूगल को एक सिग्नल जाता है कि अच्छा, जब तुम्हारा टॉपिकल क्लस्टर होता है ना, कि हल्के हल्के तुम्हारे बाकी पेजेस की भी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। अच्छा, दीज वर द 3 to 4 टिप्स दैट आई वुड गो थ्रू अगर मुझे पेज 2 से पेज 1 की तरफ मूव करना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि मैं एक कीवर्ड पे फोकस करते हुए एक पेज का कंटेंट लिख रहा होता हूँ या ब्लॉग का कंटेंट लिख रहा होता हूँ, लेकिन वो इंटायरली न्यू कीवर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उसके ऊपर भी ना वो 9वीं 10वीं या फिर टॉप 20 पोजीशंस पे आने लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे वो कीवर्ड दिख गया ना सर्च कंसोल में से और Ahrefs में से, मैंने उसको देख लिया। अब उसके ऊपर मैं इंटायरली एक नया पेज भी बना सकता हूँ उस स्पेसिफिक क्वेरी को टारगेट करते हुए। जैसे अगेन, अगर मैं 7 चीपेस्ट स्कूटीज़ इन द वर्ल्ड पे कर रहा हूँ, और अगर मैं बेस्ट स्कूटीज़ इन द वर्ल्ड के ऊपर भी रैंक कर रहा हूँ ना, मतलब टॉप 20 पोजीशंस के अंदर, मतलब फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं कर रहा, लेकिन सम वॉट मैं पेज व्यूज़ लेके आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंटायरली एक न्यू आर्टिकल बना दूंगा 7 बेस्ट क्वालिटी स्कूटीज़ इन द वर्ल्ड के ऊपर भी। क्योंकि गूगल पे मैंने देख लिया है कि भाई मेरी वेबसाइट इतनी रिलायबल है कि इसके ऊपर रैंक कर सकती है, तो उसके ऊपर मैं इंटायरली एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिख लूँगा जो कि उस पूरी सर्च क्वेरी के इंटेंट को पूरी तरीके से कवर कर रहा होगा। और अमूमन मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च करते हुए भाई मैं उन कीवर्ड्स पे लिखता हूँ जिस पे कोई काम ना कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा पहले तो मैं यही कोशिश करता हूँ। जहाँ Ahrefs बोलता है ना कि भाई 10 पेज व्यूज़ पर मंथ आ रहे हैं, क्या कर रहा है, मैं बोलता हूँ भाई लिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई को एक साल के अंदर 500 और 1000 आर्टिकल के टारगेट्स पूरे करने हैं। तो कैसे होंगे भाई? ऐसे होंगे जिसपे कोई भी नहीं लिख रहा ना, मैं लिखूंगा। 10 पेज व्यूज़ आ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, हम लिखेंगे। आज 10 पेज व्यूज़ आ रहे हैं, कल 500 आने के चांसेस हैं। और मेरे अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मैं करके देख चुका हूँ। एक कीवर्ड था जिसके ऊपर ना 10 पेज व्यूज़ पर मंथ आ रहे थे, लेकिन मेरा बड़ा दिल था उस कीवर्ड पर लिखने का, बाय गॉड। वो था कि मेडिकल एजुकेशन ऑफ XY फील्ड इन XY कंट्री। तो मुझे बड़ा ना, मतलब फुल मैं जज्बात में बह गया था कि यार एजुकेशन के ऊपर काम करना, इस कीवर्ड पे काम करना है। मैंने बोला डिफ़िकल्टी कम है, 10 लोग पढ़ेंगे, लेकिन उन 10 लोगों का अगर भला हो जाए आपके भाई की वजह से, तो क्या ही कहानी हो जाएगी। इस जज्बात में भाई मैं बैठ के मैंने वो लिखवा दिया, और आर्टिकल भी मैंने 2500 वर्ड का लिखवा दिया। और मैंने राइटर से बोला भाई टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए, जब तक मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं होता ना, तो उससे रिविजन्स पे रिविजन्स लूँगा। भाई 3 ड्राफ्ट हो गया उस आर्टिकल के ऐसे आर्टिकल के जिसके ऊपर अकॉर्डिंग टू Ahrefs सर्च वॉल्यूम 10 पेज व्यूज़ पर मंथ। हम फीस अभी लल्ला काम करने में लगे। अच्छा, जब वो बन के पब्लिश हुआ, ऑनलाइन गया, तो पता चला इन नेक्स्ट 4 मंथ्स उसने ट्रैफिक क्लाइम भाई ऐसा लिया, मंथली 10,000 पेज व्यूज़ वो एक आर्टिकल लेके आता था। हालांकि उसका EPM भी बहुत कम था, मतलब वो 1000 व्यूअर्स पे $1 कम अर्न करता था और महीने का $10 अर्न करता था। लेकिन मेरे लिए तो यार एडवांटेज ही था। मैं तो ये सोच रहा था कि बस सही है यार, फी सबीलिल्लाह काम हो रहा है, लोगों की भलाई हो जाएगी, और थोड़े छोटे मोटे आर्टिकल तो ऐसे ही लिख देने चाहिए लोगों की भलाई के लिए। भाई वो एक आर्टिकल 10,000 पेज व्यूज़ लेके आ। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि भाई अगर किसी कोई एक टॉपिक ऐसा है ना कि जो बहुत अंडर सर्व्ड है, जिसके ऊपर लोगों ने लिखा नहीं है, आप लिख दो, कोई पता नहीं है कब आपकी किस्मत पलट जाए, तो ओनली गॉड नोस। अच्छा, अब मैं कवर करता हूँ कि ये तो टेक्निक्स थी 4। अब मैं इस पर बताता हूँ तुम्हें कि मैं खुद कैसे कर रहा होता हूँ, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोशिश करता हूँ भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। मेरी गलतियों से भी सीख लो, मेरे अच्छी टेक्निक से भी सीख लो, लेकिन सीख के जाओ कुछ ना कुछ। तो मैं करता ही हूँ
कि मैं स्केल अप टेक्निक यूज़ करता हूँ। अब तुम गूगल करने नहीं बैठ जाना, स्केल अप टेक्निक कुछ गूगल करके नहीं मिलेगी, मैंने खुद बनाई हुई है। मेरे लिए क्या है कि भाई मैं आंसर क्वेश्चंस ना, आंसर क्वेरीज ढूंढता हूँ, कुछ 50 से 100, और 50 से 100 क्वेरीज ऐसी होती हैं जो बहुत अंडर सर्व्ड हों, जिसके ऊपर फॉरम्स रैंक हो रहे हों, मतलब जिसको ना लोगों ने धुतकार के फेंका हो, ऐसी क्वेरीज की मैं पूरी लिस्ट बना के रखता हूँ। अब ऐसी पोस्ट मैं डालता रहता हूँ, हर महीने मैं कोशिश करता हूँ, अगर 100 पोस्ट मेरी प्रोडक्शन स्ट्रेंथ है 100 की, तो उसमें 20 to 30 मेरी आंसर पोस्ट जा रही हूँ। उन आंसर पोस्ट को हर मैं ओवर द मंथ, जैसे हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि हर महीने डाल रहा हूँ, तो 3 महीने बाद पिछले पहले महीने की चेक कर ली कि शुरू की पोस्ट में से कौन सी वो कर रही है। एचरफ पे फिल्टर लगाता हूँ कि भाई 10 से 20 तक में कौन सी आंसर पोस्ट हो रही हैं। जो आंसर पोस्ट होती हैं वो अमूमन मैं 600 से 700 वर्ड की लिखवाता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती हैं। अब मैं देखता हूँ वो कौन सी आंसर पोस्ट हैं जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। अंडर सर्व टॉपिक्स के ऊपर मुझे इस किस्म का ट्रैफिक मिल रहा है कि मैं वाकईतन उसके ऊपर ग्रो कर सकता हूँ। एक क्वेरी मैंने देख लिया कि एक क्वेरी है जो 600 वर्ड्स के ऊपर भी 100 पेज व्यूज़ ला रही है, या चलो 800 पेज व्यूज़ ला रही है, या 300 पेज व्यूज़ ला रही है, व्हाटएवर इट इज़। अब मैं देखता हूँ कि यार अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लूँ तो इसके तो अच्छा खासा बढ़ जाएगा ट्रैफिक। तो मैं यही करने की कोशिश करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि उसको 600 वर्ड को ना, अच्छा भाई अब स्केल अप करो, जो प्रीवियस 100 पोस्ट पड़ी हुई है ना आंसर क्वेरीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही है 600 वर्ड काउंट पे भी, उनको 1200 वर्ड पे ले जाओ भाई। 2 टाइम्स आपने वर्ड काउंट कर दिया। अब क्या होगा, जितना वर्ड काउंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा सेशन ड्यूरेशन, उतने ज़्यादा एड स्लॉट्स, उतनी ज़्यादा मनी कम इन, तो टेंशन गोज आउट। तो दैट्स व्हाट आई डू। मैं मल्टीपल आंसर क्वेरीज के ऊपर थ्रू आउट द मंथ काम कर रहा होता हूँ, और इस तरीके से मैं उनको बाद में कैश आउट करता हूँ। तो मेरे लिए ये टेक्निक चलती है। और जो शुरू वाली टर्म्स थी कि भाई CTR मैं देख लेता हूँ, ये सारी चीज़ें तो मैं देखता ही हूँ। तो इन मेथड्स को मैं यूज़ करते हुए इस तरीके से इस टेक्निक का एडवांटेज लेता हूँ। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मेरी उम्मीद तो यही होती है कि हर वीडियो में एक दिन एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ, जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट हो, तुम्हारे लिए ब्लॉगिंग जर्नी आसान हो। चलो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।